जैसा कि आपको जाने पिछली क्लास में हम लोगों के 8.6 के पूरे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। अब 8.6 के आप क्वेश्चंस पर आ जाएंगे भाई, है ना। और आज में 8.6 के क्वेश्चन हो जाएंगे और कल की क्लास में वैद्य के सवाल हो जाएंगे। तो यूँ करके आज की और कल की क्लास में 8वां चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये लास्ट के सवाल जो हैं बड़े बड़े से हैं थोड़े से, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहले सवाल से, 8.6 के पहले सवाल से। कह रहा है सिद्ध करो किसी वृत्त में बड़े से बड़ा जो त्रिभुज खींचा जा सकता है वह समबाहु त्रिभुज होगा। देखो मतलब मैक्सिमम मिनिमा के सवाल हैं ये। तो मैक्सिमम मिनिमा के सवालों में तुम्हें पता ही है फलन होता है, उसका अवकलन करते हैं और अवकलन को बराबर 0 करते हैं, फिर x के मान आते हैं, फिर डबल अवकलन, ऐसा सिस्टम है। तो फलन इन सवालों में नहीं है, आपको फलन बनाना पड़ेगा। इन सवालों में फलन कभी तो क्षेत्रफल हुआ करेगा, कभी आयतन हुआ करेगा, कभी पृष्ठीय क्षेत्रफल रहा करेगा, इस तरीके से होंगे, कभी वेग रहा करेगा। अच्छा, ये जो चीज़ें अधिकतम न्यूनतम वाली क्षेत्रफल हुआ, ये हमेशा क्षेत्रफल हुआ या आयतन हुआ वो दो चरों में आया करेगा, दो चरों में, मतलब x और y दो पर निर्भरता रहा करेगी। हमें उसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सभी सवालों में सिस्टम चलेगा लगभग, ठीक है। और फिर वो अवकलन बराबर 0, फिर x के मान, वही डबल डिफरेंशिएशन, वो प्रोसेस चलेगा। तो मैं पहला सवाल, सिद्ध करो किसी वृत्त में बड़े से बड़ा त्रिभुज जो खींचा जा सकता है वह समबाहु त्रिभुज होगा। एक वृत्त है, ठीक है। अब इसमें त्रिभुज तो बहुत सारे बन सकते हैं। देखो ये ऐसे बन सकता है, एक तो यूं, वैसे बना रहा हूँ, खींच नहीं रहा हूँ मैं ना, समझ जाओ कहाँ खींचा है, ऐसे करके। एक यूं भी बन सकता है, यूं। तो ये कह रहा है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल जब तक होगा ना उस समय वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। सिद्ध में समबाहु त्रिभुज करना है और प्रक्रिया चलानी है अधिकतम क्षेत्रफल की। कह तो रहा है सिद्ध करो सबसे बड़ा त्रिभुज जो होगा, यानी कि क्षेत्रफल जब अधिकतम की प्रक्रिया चलाओगे तो वह समबाहु त्रिभुज आना चाहिए। हम पहले समबाहु त्रिभुज नहीं मान रहे। अच्छा, ये केंद्र है। अब आप देखो इस जगह से खींचते चले जाओ, यूं बहुत सारे, दो लाइन खींचते जाओ। तो दो लाइन खींचते जा रहा हूं तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज तो मैं ले ही रहा हूं। अधिकतम क्षेत्रफल के केस में ये भी इन्हीं के बराबर आ जानी चाहिए। तीसरी भुजा भी इन्हीं के बराबर आ जानी चाहिए। अच्छा, चूंकि वृत्त दिया हुआ है तो इसकी त्रिज्या को आप ऐसा करो, कैपिटल R मान लो, और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है इसको y मान लो और इसे मान लो आप x। मैं समद्विबाहु त्रिभुज ले रहा हूं। ये दोनों भुजा समान है, केवल ये वाली A B C। तो कौन कौन सी दो भुजा समान है, A B और AC समान है। अगर मैं ये दोनों कोण बराबर और 60 डिग्री सिद्ध कर देता हूं तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री ऊपर वाला। और अगर ये 60 डिग्री हो जाएगा, जब ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, तो तीनों 60 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो ऐसी कुछ प्रक्रिया हम लोग चलेंगे इसमें, ठीक है, कि ये वाला कोण कितना आ जाए हमसे जैसे तैसे करके 60। अच्छा, ये 30 आ जाता है ना तो भी बात बन जाएगी। अगर ये 30 आ जाता है तो बिल्कुल मिड में खींचा है मैंने इसको, समद्विबाहु है ना इसलिए। तो ये 30 तो ये भी 30, तो पूरा क्या आ जाएगा, 60। अगर ये 60 आ गया तो दो समान ही तो हैं, ये भी 60 आ जाएंगे। देखते हैं कौन सा वाला निकलता है, ठीक है। अच्छा, ये x मानिए तो ये भी क्या हो जाएगा, x है। तो मैं क्षेत्रफल, भाषा ऊपर लिख लेंगे, मैं मूल प्रक्रिया लिख रहा हूं। क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का, 1/2 आधार, आधार हुआ 2x,
इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हुई r प्लस वाई, ठीक है। ऊंचाई कितनी हो गई, r प्लस वाई। 2 से तो 2 कट जाएगा, तो क्षेत्रफल आ गया x इंटू आर प्लस वाई, ठीक है। अच्छा, ये मैंने समीकरण 1 डाल दिया। अब मैंने कहा था कि क्षेत्रफल होगा या आयतन होगा वो 2 वेरिएबलों पर निर्भर आया करेगा, ठीक है। दो वेरिएबल पे निर्भर आया करेगा, तो 2 पे ही तो है, एक्स पे और वाई पे। और मैंने कहा था इसको हमें एक वेरिएबल में बदलना है, तो क्या किया जाए, चित्र की तरफ झांको। एक्स वाई और आर में कोई संबंध है क्या, अभी तो नहीं है, पर देखो अगर मैं ये बना देता हूं, वृत्त की त्रिज्या तो यहां तक, ये हो गया आर, तो ये जो छोटा सा त्रिभुज है इसमें समकोण त्रिभुज का सूत्र लग जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आ जाएगा। सही है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आ जाएगा। इस त्रिभुज का नाम दे दो, बोले ये ओ दे देते हैं केंद्र को, और ये डी दे दो। तो कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ओ डी सी में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक एक्स का मान रख दो, चाहे बाहर का वाई का, एक्स का ही रख देते हैं, एक्स आ जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रख रहा हूं इसमें। ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 2 से किसका मान, x का मान, कहाँ, समीकरण 1 में। तो s बराबर हो जाएगा x की जगह तो ये वाला अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और गुणा में कितना भाई, r प्लस वाई, वर्ग कर दें वर्ग, तो एस स्क्वायर बराबर अंडर रूट ही तो हटेगा बस, और आर प्लस वाई का होल स्क्वायर। एस स्क्वायर का अवकलन करने के बजाय एस स्क्वायर को किसी और से व्यक्त कर लेते हैं, ए से, माना एस स्क्वायर बराबर ए। तो यूं समझोगे ए बराबर, इसको आर माइनस वाई और आर प्लस वाई लिखूंगा अगर मैं, आर माइनस वाई गुणा आर प्लस वाई, ये क्यूब चढ़ जाएगा है ना, आर प्लस वाई का क्यूब, ए बराबर आ गया। अब इसके अधिकतम क्षेत्रफल के केस में, ये तो हमने अब तक क्या लिखा है, फलन 8.5 में फलन बनाया था ना, 8.6 के एग्जाम्पल में और 8.6 में फलन बनाया नहीं है। तो क्या करना पड़ रहा है इन सवालों में, हमें फलन बनाना पड़ता है। अच्छा, फलन किसको बनाएंगे, जिसके ये अधिकतम न्यूनतम की बात करता हो। तो इस सवाल में इसने अधिकतम न्यूनतम की किसकी बात करी है पता है, बने त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो हमने फलन किसको मान लिया, क्षेत्रफल को। कह रहा है अगर इसको अधिकतम मानोगे तो ये समबाहु त्रिभुज होगा, अगर इसके अधिकतम की प्रक्रिया चलाओगे। चलाओ, देखो ये समबाहु बैठता है क्या, कैसे चलेगी अधिकतम की प्रक्रिया, अरे वही अवकलन बराबर 0 करना। अब अवकलन बराबर 0 जब करें जब अवकलन हुए, करो। अच्छा, मान क्यों रखा है समझ गए क्या, मान इसलिए रखा है कि s बराबर जो है दो वेरिएबल थे, x और y। अवकलन कौन से सापेक्ष करें, x के करें या y के करें, तो x के सापेक्ष करें या y के सापेक्ष करें। तो किसके सापेक्ष करेंगे अपन, एक वेरिएबल बदलेंगे जब उसके सापेक्ष, तो y में बदल दिया है तो y के सापेक्ष करते हैं, करें y के सापेक्ष अवकलन, y के सापेक्ष अवकलन। तो dA ओवर dy बराबर
गुणा के नियम से r माइनस वाई जो कि तो इसका करेंगे तो 3 तो आ गए और r प्लस वाई का स्क्वायर और r प्लस वाई का अवकलन 1 प्लस r प्लस वाई का क्यू जो कि तो और r माइनस वाई का अवकलन है -1। r का तो 0 रहता है, वाई का करता हूं मैं 1 और चूंकि माइनस है तो -1। क्या कॉमन आया? कॉमन आया r प्लस वाई का स्क्वायर, अंदर बचा ना जरा 3r माइनस 3y, 3 बचा है ना, 3r माइनस 3y माइनस r और माइनस y, ये आया r प्लस वाई का स्क्वायर और 3r में से r जाएगा तो 2r माइनस के 4y। ठीक है। अच्छा, ये dA ओवर dy आया। अब वो करते हैं कि भाई अधिकतम के लिए अवकलज बराबर 0 लिखो आप। a के अधिकतम मान के लिए, a के अधिकतम मान के लिए dA ओवर dy बराबर कितना होगा भाई? 0 होगा। तो ये रहा dA ओवर dy कितना, r प्लस वाई का स्क्वायर और 2r माइनस के 4y बराबर 0। यहां से एक तो y बराबर माइनस r आ रहा है भाई, इसे बराबर 0 करोगे जब, और एक जगह से y बराबर आएगा, मैं तुम्हें बता दूं r/2। तो ये तो संभव नहीं है भाई। अगर ये ऊंचाई भी r हो जाएगी तो पाइप बन जाएगा बजाय त्रिभुज के। ये संभव है फिर भी r/2, पर ये पुष्टि तो हो कि इस स्थिति में क्षेत्रफल अधिकतम होगा। तो कैसे होती है इस बात की पुष्टि? एक तो डबल डिफरेंशिएशन से और एक लेस देन ग्रेटर देन। लेस देन वाला लगा देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। कितने पे? y बराबर r/2 पर जांच। जगह कम बची है भाई, सवाल और बड़े बड़े हैं इसके। अभी बात पीछे खिसकाएंगे कैमरा, पूरा बोर्ड कवर करेंगे। तो y बराबर r/2 पर जांच। अच्छा, r/2 पर अगर अपन जांच करते हैं तो कैसे करते हैं? एक बार तो y का मान r/2 से कम, एक बार y का मान r/2 से अधिक। ठीक है। और अवकलज की वैल्यू देखनी होती है, ध्यान हो तो आपको। चूंकि अधिकतम क्षेत्रफल करवा रहा है, गारंटी है ये तो प्लस का ही आएगा और ये माइनस का आएगा। अब का आएगा कैसे, जरा देख लो भले। ये अवकलज रहा, इसमें आप r का मान y का मान r/2 से कम रखते हो, जैसे r/3 रख के देख लीजिए, पॉजिटिव आए वो। y का मान r/3 तो 4/3, 3 2 5 r माइनस r प्लस को बच रहे हो कुल मिला के। और अगर y का मान r/2 से अधिक रखते हैं, जैसे r रख दिया, रख दो y की जगह r नेगेटिव, तो पूरा क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव। ठीक है। अतः क्या निष्कर्ष निकला कि y बराबर r/2 पर कैसा है भाई? क्षेत्रफल अधिकतम है। अच्छा, क्षेत्रफल तो अधिकतम हो गया r/2 पर। समबाहु त्रिभुज तो सिद्ध हुआ ही नहीं। वो कह रहा है अगर क्षेत्रफल अधिकतम है तो अधिकतम है कौन सी स्थिति में? अगर y की जगह r/2 लें तो सिद्ध करो समबाहु त्रिभुज है। अब मैं ये कोण C ज्ञात कर दूं tan थीटा से, और चाहो तो ये ज्ञात कर दो आप। ठीक है। कौन सा? ये वाला। कि साहब tan क्यों लगाएं, cos साइन क्यों ना लगाएं? cos साइन में कर्ण काम आएगा, और कर्ण कहीं लिखा ही नहीं है इसमें कुछ भी, कितनी दूरी है। हमारे पास आधार है x,
और ऊंचाई है r प्लस वाई है ना कि बाई। तो कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज एडीसी में मैं सी को निकाल रहा हूं। कहां तक आ जाएगी जगह, चलो प्रयास करते हैं। त्रिभुज एडीसी में ये tan और कौन सा कोण ले रहा हूं मैं, सी ले रहा हूं। तो कोण DCA जो बीच में ले वो लेना पड़े ना, कोण DCA बराबर tan क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर ये कोण ले रहे हो तो ये तो लंब है और ये आधार है। तो लंब तो है r प्लस वाई और आधार है x। ठीक है, यहां कर देते हैं, जगह कम ही है उधर, ध्यान रख लेना है ना, थोड़ा सा तो लग जाएगा अभी तो। r प्लस वाई अपॉन एक्स। अब y की जगह तो आप क्या रखने वाले हो, r/2, पर x की जगह क्या रखोगे, तो चूंकि x बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाई कितना r/2 है, तो आर स्क्वायर बाई 4, मैं बताऊं √3/2 r आया, √3/2 r कौन, x का मान। अब जमा रहा हूं मैं tan थीटा में, tan कोण C निकाल रहा हूं मैं, DCA बराबर, कोण DCA बराबर कहाँ है, r प्लस वाई अपॉन एक्स है ना। तो देखो r प्लस वाई का मान r/2 अपॉन एक्स √3/2 r। ठीक है, तो ये आया tan कोण DCA बराबर 3r/2 और √3/2r। ये आया, 2 से तो 2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, √3 आ रहा है भाई। tan कोण DCA √3, तो कोण DCA बराबर 60 डिग्री। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्यों, समद्विबाहु त्रिभुज ऊपर लिखने वाला हूं मैं, जगह बिल्कुल ही कम पड़ गई। चूंकि कोण DCA बराबर कोण C और कोण B, ऐसे लिख देते हैं, चूंकि कोण C बराबर कोण B है और जो कि कितना है 60 डिग्री, तो कोण A भी कितना आ जाएगा 60। तो कैसा है त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। ज़्यादा शॉर्ट लिखनी पड़ गया, दिख जाएगा क्या, समबाहु लिख रहा है लास्ट में। ठीक है, ऊपर हमें यहां भाषा में क्या लिखना पड़ेगा, ये जो माने हुए हैं कि माना वृत्त की जो त्रिज्या है r है, ठीक है, जिसमें त्रिभुज ABC बनाया गया है और A से कौन सी BC पे, BC पर लंब AD है, जहां अब देख लो आप, AD तो मैंने मानी हुई है r प्लस वाई और CD मानी हुई है x। यदि क्षेत्रफल S हो, अगले सवाल को तरीके से लेंगे, थोड़ा छोटा लग के पहले। यदि क्षेत्रफल S हो तो S बराबर, फिर यूं देखो कैसे है सवाल, यूं है पहला, ये दूसरा, और ये गोले में लिखा हुआ है तीसरा है ना।
लिखते टाइम भूल मत जाना आप, ये नोट कर लो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 बनाता हूँ। अब की बार थोड़ा सिस्टम से लेंगे। सिस्टम से मतलब है कि पूरा बोर्ड काम में लेते हैं और कैमरा थोड़ा पीछे हटाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए भाई ना, बिल्कुल एक क्रम से चलाते हैं थोड़ा सा। किसी वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि का योग दिया हुआ है। एक तो वृत्त है और दूसरा वर्ग, इनके दोनों की परिधि का तो योग दिया हुआ है। योग मतलब कांस्टेंट है, दिया है मतलब 10 है 20 है ऐसे करके, चाहे कोई से एक बढ़ा लो कोई से घटा लो, कुल योग कितना रहना चाहिए? 10 रहना चाहिए। फिर कह रहा है उनके क्षेत्रफल का योग न्यूनतम हो तो वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होगी। वर्ग की भुजा, भुजा x मान लें और व्यास त्रिज्या y मान लेते हैं तो 2y हो जाएगी। ठीक है, इस करके अब वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि का योग दिया हुआ है। तो पहले तो मैं x और y जो माने इनको लिख देता हूं। वृत्त की त्रिज्या y मानी हुई है ना, माना वर्ग की भुजा x तथा वृत्त की जो त्रिज्या है y है। यदि दोनों के परिमाप का योग P हो तो वो नियत दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका परिमाप तो कितना हो जाएगा? 4x और इसका परिमाप 2πr होता है ना, तो 2πy बराबर P। ध्यान रखना P नियत है, कांस्टेंट राशि है, ये आपको दिया हुआ है। चलो इसे समीकरण 1 मानते हैं। कह रहा है दोनों का क्षेत्रफल का योग न्यूनतम। अच्छा, न्यूनतम कौन? न्यूनतम अधिकतम कौन? क्षेत्रफल का योग। तो अवकलन किसका होगा? क्षेत्रफल के योग का। तो न्यूनतम अधिकतम, ठीक है, कौन है? क्षेत्रफल का योग। तो क्षेत्रफल का योग यदि s हो, यदि दोनों के क्षेत्रफल का योग s हो तो s बराबर, ठीक है, एक का तो पाई आर स्क्वायर के हिसाब से पाई बाई स्क्वायर और एक भुजा स्क्वायर के हिसाब से एक्स स्क्वायर। ये दोनों के क्षेत्रफल का योग, ये कह रहा है ना, उनके क्षेत्रफल का योग न्यूनतम हो तो वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होगी। हमें सिद्ध करना है इसको, तो समीकरण 2, और जो सिद्ध करना है उसको लिख रहा हूं मैं। सिद्ध करना है कि यदि क्षेत्रफल न्यूनतम हो, यदि क्षेत्रफल S न्यूनतम हो, तो ऐसे लिख रही है ना, यदि क्षेत्रफल का योग न्यूनतम हो तो वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होगी। तो वर्ग की भुजा कौन? x वृत्त के व्यास के बराबर होगी। चलो, मतलब क्षेत्रफल S के न्यूनतम की प्रक्रिया चलाओ, x बराबर 2y आना चाहिए। तो न्यूनतम की प्रक्रिया से मतलब है अवकलन बराबर 0 ऐसे कुछ करके। तो फिर वही s का अवकलन करेंगे तो x और y दो वेरिएबल हैं, हमें इसको एक में बदलना चाहिए। तो इसके यूज से, उपयोग से है ना, इसकी हेल्प से, चाहो तो x में और चाहो तो y में। किसकी वैल्यू रख दें? y की रख देते हैं। समीकरण 1 से y का मान
समीकरण 2 में, तो s बराबर पाई और बाई का स्क्वायर, बाई बताऊं कितना होगा, p माइनस 4x अपॉन 2 पाई, p माइनस 4x अपॉन 2 पाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया भाई। कुछ कट पिट रहा तो काट दें। s बराबर पाई पी स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 8px बटे 4 पाई स्क्वायर और प्लस के एक्स स्क्वायर। एक पाई से तो एक पाई तो कट जाएगा, तो s बराबर 4 पाई तो एलसीएम पी स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 8px और प्लस 4 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक, ये s के बराबर में आ गया। कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, ध्यान रख लेना आप, है ना। पाई आर स्क्वायर तो क्षेत्रफल इसका हो गया वृत्त का, और भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब इसके न्यूनतम की प्रक्रिया चलानी है। न्यूनतम की प्रक्रिया में क्या रहता है, अवकलज बराबर 0। तो अवकलज तो हो पहले, तब s का और x के सापेक्ष अवकलन, s का x के सापेक्ष अवकलन, तो ds अपॉन dx बराबर, ये 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, और करो इस अवकलन 1/4 पाई तो अलग ले लिया, पी स्क्वायर का अवकलन तो 0 भाई, 16x स्क्वायर का 32x और माइनस 8p और ये 8 पाई x। ठीक है, इतना ही मान लो इसको। अब वो न्यूनतम, भाई ये जोड़ नहीं पा रहे, नहीं तो मैं जोड़ता इनको, है ना। अब वो प्रक्रिया चला देंगे, कौन सी, क्या अवकल, सॉरी, s के न्यूनतम मान के लिए अवकलज बराबर 0। s के न्यूनतम मान के लिए ds ओवर dx बराबर 0। s के न्यूनतम मान के लिए ds ओवर dx बराबर 0। ठीक, तो 1/4 पाई 32x माइनस 8p प्लस 8 पाई एक्स बराबर 0। यहाँ से 1/4 पाई तो 0 में चला गया, मैंने 8 का भाग और दे दिया संग संग, तो मैं बताऊँ देखो 4x माइनस p प्लस पाई एक्स बराबर 0। ये p उधर चला जाएगा और x कॉमन, तो 4 प्लस पाई बराबर p। यहाँ से x का मान आया p/4 प्लस पाई। फिर ध्यान है कि सिस्टम x का मान आ जाता है जब दो तरीके छटते हैं। एक तो लेस देन ग्रेटर देन वाला तरीका है अधिकतम सिद्ध करने के लिए, एक डबल डिफरेंशिएशन जो सरल पड़ता हो। कैसे पड़ता चलती है सरल, कौन सा पड़ रहा है, अवकलन देखना, इसका द्वितीय अवकलन टेढ़ा पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा भाई। 32x का 32 हो जाएगा, 8 पाई x का 8 पाई हो जाएगा फटाक से, इसका 0। द्वितीय अवकलन सरल है इसका, तो पुनः अवकलन तो
d2s अपॉन dx2 बराबर 1/4 तो बाहर, 32x का तो 32 माइनस के 0 और प्लस के 8 पाई। पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव। और अगर द्वितीय अवकलज पॉजिटिव आता है तो x के इस मान के लिए जिसका भी अवकलज द्वितीय है वो न्यूनतम होगा, द्वितीय अवकलज अगर पॉजिटिव आता है। ठीक है, यहाँ x बराबर p अपॉन 4 प्लस पाई पर d2s अपॉन dx2 बराबर पॉजिटिव है, तो s इस स्थिति में कैसा होगा? न्यूनतम होगा। s इस स्थिति में न्यूनतम होगा। तो क्या सिद्ध करवा रहा है कि जब s न्यूनतम हो, कहाँ है सिद्ध करना है, यदि s न्यूनतम हो तो x बराबर 2y सिद्ध करवा रहा है। मतलब x और y में संबंध विचार करो, कहाँ से आएगा? अरे समीकरण 1 से आएगा। और कहाँ से आएगा? देखो समीकरण 1 से 4x प्लस 2πy बराबर p, बराबर में p को मान दे क्यों आते? 4x प्लस पाई एक्स, 4x प्लस पाई एक्स, 4x से तो 4x कट जाएगा, 2πy बराबर पाई एक्स, पाई से पाई कट गया तो x बराबर कितना आ गया? 2y। यही तो सिद्ध करवा रहा है। वृत्त और वर्ग हैं जिनके परमाप, ये तो वर्ग का परमाप है, ये वृत्त का है, परमापों का योग दिया हुआ है, मतलब दिया है मतलब नियत है, तब दोनों के क्षेत्रफल का जो योग है ये रहा, ये न्यूनतम हो तो वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर आनी चाहिए। तो न्यूनतम कौन? s। तो अवकलन s का होगा, पर s दो दो चरों पे निर्भर है, x और y पे। तो पहले तो x में कन्वर्ट करिए और फिर करिए आपने। ठीक है, अगले सवाल पा जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक सवाल को कराऊंगा, है ना, प्रत्येक को ही। अरे मिट ही नहीं रहा है। अगले सवाल पा जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। यदि एक गोले में एक शंकु बनाया जाता है, यदि गोले में एक शंकु बनाया जाता है, बना दिया, ये शंकु का केंद्र और ये गोले का केंद्र, गोला तो दिया हुआ है और उसमें शंकु बना रहे हैं। कह रहा है तब सिद्ध करो उसका आयतन महत्तम होगा। उसका किसका? शंकु का। कब? जब शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास की 2/3 होगी। पहले तो इनकी त्रिज्या वगैरह ऊंचाई सब मान लो तुम।
गोले की त्रिज्या तो आप कैपिटल आर मान लो, यहां से यहां तक आर रहेगी तो यहां से यहां तक भी आर रहेगी। ये ऊंचाई बाई मान लो और ये त्रिज्या आप मान लो एक्स। ठीक है, शंकु की त्रिज्या x, और अगर आप इसको h और r में रखना चाहें तो h और r में x बाई में, ठीक है, वेरिएबल से तब लगेंगे। शंकु की त्रिज्या x और ऊंचाई r प्लस बाई है, मैंने ये सब आई माना है, ये r ही रहने दिया करो, काम तभी बनता है। अच्छा, इतना आ गया। अब ये कह रहा है, कैसे कह रहा था कि गोले के अंदर एक शंकु बनाया जाता है, उसका आयतन महत्तम। अवकलन किसका होगा? आयतन का। तो पहले आयतन का सूत्र तो लिखें, तो आयतन का सूत्र लिखेंगे, फिर शंकु की जो ऊंचाई है इसकी यानी r प्लस वाई का मान, गोले के व्यास यानी 2r का 2/3 होगा, 2/3 होगा। ठीक है, सिद्ध करो इसका आयतन। तो कुल मिला के मान लेते हैं आयतन गोले का और उसका सब कुछ जो है, शंकु के आयतन की आवश्यकता पड़ेगी, गोले की ही नहीं पड़ेगी। जो जो मैंने इसमें माने हैं उनको लिख रहा हूं। एक तो गोले की त्रिज्या हमने आर मानी है कैपिटल, माना गोले की त्रिज्या आर है, तथा अब शंकुओं पे आ जाता हूं मैं। शंकु की जो त्रिज्या तो बाई मान एक्स मानी हमने, दिख रहा है चित्र में एक्स, और ऊंचाई बैठेगी आर प्लस बाई, ऊंचाई आर प्लस बाई है, ये आर है ये बाई है, तो ऊंचाई हो जाएगी आर प्लस बाई। अब आगे सुनो, माना गोले की त्रिज्या आर है तथा शंकु की त्रिज्या एक्स तथा ऊंचाई आर प्लस बाई है। ठीक, अब पूरे सिस्टम तुमने मान लिया, एक शंकु का आयतन मान लो, तथा शंकु का आयतन v है, तथा शंकु का आयतन v है। अब ये कह रहा है कि सिद्ध करो शंकु के आयतन, तब हमें सिद्ध करो शंकु के आयतन v के, या v अधिकतम होगा, शंकु का आयतन v अधिकतम महत्तम, अधिकतम होगा कब? यदि शंकु की ऊंचाई है, शायद है ना, गोले के व्यास की 2/3 हो। यदि शंकु की ऊंचाई दो बटे तीन गोले का व्यास, यानी कि शंकु की ऊंचाई है आर प्लस वाई, इसका मान आना चाहिए 2/3 2r। आर प्लस वाई का मान हमें 2/3 2r लाना है। कब? जब आयतन b अधिकतम की प्रक्रिया चलाओगे। किसके की? शंकु के की। शंकु के आयतन के अधिकतम की प्रक्रिया चलाएंगे। तो शंकु का जो आयतन है v माना हुआ है, तो लिखो उसको फिर पुनः v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब शंकु की आर होनी चाहिए जो कि x मानी हुई है, और इनटू ऊंचाई जो कि आर प्लस बाई है। छोड़ो, ठीक है, ये शंकु का आयतन लिख दिया। वही समस्या है, दो दो वेरिएबल हैं, कौन कौन से? x और y। ये तो सिद्ध करना या काम में मतलब लीजो। b बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो दो वेरिएबल हैं x और y। अब क्या किया जाए?
एक्स और वाई में कोई संबंध है क्या? बिल्कुल है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मान रख दो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बी बराबर पाई बटे 3 एक्स स्क्वायर कितना? आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इनटू में आर प्लस वाई। बी बराबर पाई बटे 3, ये आया आर माइनस वाई और इनटू आर प्लस वाई का होल स्क्वायर। बी बराबर ये आ गया। अब इसके अधिकतम की प्रक्रिया चलाओ। तो अधिकतम के लिए क्या चाहिएगा? अवकलन चाहिएगा। अवकलन करो। y के सापेक्ष अवकलन। तो y के सापेक्ष अवकलन करें तो dv ओवर dy बराबर, ठीक है, dv ओवर dy बराबर कितना आएगा? पाई बटे 3 तो कांस्टेंट है, एफ एक्स इंटू जी एक्स से। एफ एक्स तो जो की तो इसका आर प्लस वाई का 2 इंटू आर प्लस वाई का 1 प्लस आर प्लस वाई का स्क्वायर जो कि 2 आर माइनस वाई का -1। इसका अवकलन कर दिया, लिख रहा हूं अब। तो dv ओवर dy बराबर पाई बटे 3 तो पहले से ये आर प्लस वाई कॉमन ले रहा हूं मैं। आर प्लस वाई कॉमन बचा 2r माइनस 2y, 2r माइनस 2y माइनस आर माइनस वाई। यहां से देखो dv ओवर dy बराबर बताता हूं कितना आएगा। पाई बटे 3 आर प्लस वाई तो है ही है, 2r में से आर जाएगा तो r माइनस 3y, r माइनस 3y। ये dv ओवर dy आ गया। फिर क्या प्रक्रिया रहती है कि अधिकतम मान के लिए अवकलज बराबर 0 लिखो। v के महत्तम मान के लिए, महत्तम मान के लिए क्या dv ओवर dy बराबर 0। तो dv ओवर dy देखियो पाई बटे 3 आर प्लस वाई और आर माइनस 3y। पाई बटे 3 आर प्लस वाई और आर माइनस 3y बराबर 0। यहां से y के दो मान आ रहे हैं, एक तो माइनस आर और एक y का मान आर बटे 3, ठीक है। y का मान माइनस आर और y का मान कितना? आर बटे 3। ये तो संभव नहीं है, आर बराबर हो जाएगा तो ये पाइप बन जाएगा ना कि शंकु। तो y बराबर कितना आ गया? आर बटे 3। अब इस पर उच्चिष्ट है, इस बात की पुष्टि कैसे होगी? एक तो लेस देन ग्रेटर देन वाला तरीका है और एक डबल डिफरेंशिएशन का है। इसमें लेस देन ग्रेटर देन जल्दी सिद्ध हो जाएगा। ये तो है dv ओवर डी, चाहिए यहाँ देख लीजिए, मतलब ये भी है, एक ही बात है। हम y बराबर आर बटे 3 पर जांच, दो तरीके हैं अधिकतम न्यूनतम की स्थिति की पुष्टि के लिए, एक तो डबल डिफरेंशिएशन, एक लेस देन ग्रेटर देन। इस पर जांच चल रही है। तो एक बार तो y का मान लेस देन आर बाई 3, एक y का मान ग्रेटर देन आर बाई 3 पर जांच, पर जांच। अरे तो जांच का हुआ है, जांच तो ऊपर लिख दिया। इतने पर अवकलज देखना होगा हमें। कौन को चिन्ह?
dv/dy को चिन्ह भाई अधिकतम सिद्ध करवा रहा है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आया होगा, देख लीजिए रख के बोली। आर का बाई का मान r/3 से कम रखो, r/4 रखो, r/4 रखोगे ना बाई का मान यहाँ r/4 तो ये नेगेटिव आएगा, रख के देख लीजिए आराम से। नेगेटिव ना आ रहा पॉजिटिव आ रहा है, रखियो r/4 तो 3/4 r, 4r - 3r, r/3 घटाया हो कुल मिला के बाई को मान में r/4 रख के देखो, क्यों r/3 से कम रख के देखो तो पॉजिटिव आ रहे हो, ये नेगेटिव। अतः इस पर कैसा रहा फिर y बराबर r/3 पर किसका मान v महत्तम है, v महत्तम है, ठीक है। पर ये बात तो सिद्ध करनी है, अब कर दो। अतः शंकु की ऊंचाई, अतः शंकु की ऊंचाई r + y है ना, तो r तो कितना है आ रही है, y को मान r/3 तो 3 और 1 4r/3, 3 और 1 4, 4r/3 आया। 4r/3 को लिख सकते हैं हम r + y बराबर 2/3 2r, यही तो सिद्ध करना हमें, ठीक। एक गोले के अंदर शंकु बनाया, कह रहा है आयतन v महत्तम हो तो उसकी ऊंचाई व्यास की 2/3 होनी चाहिए। तो हमने आयतन का सूत्र लिखा जिसमें 2 वेरिएबल हैं x और y, चित्र में से x और y में ये संबंध देखा और मान रखवा दिया, किसका x² का। थोड़ा सा गुणनखंड से करे तो v की वैल्यू ये आ गई, कितनी π/3 r - y r + y का होल स्क्वायर। फिर इसका अवकलज किया, हल हुआ कि अवकलज इतना आया। फिर न्यूनतम अधिकतम के लिए अवकलज बराबर 0, अवकलज का मान बराबर 0 करके y के मान आगे 2। ये संभव नहीं है, ये संभव है। इस पर हमने पुष्टि कर ली, लेस देन रखा तो अवकलज प्लस का, ग्रेटर देन रखा तो अवकलज माइनस का, इसका मतलब महत्तम है। फिर ऊंचाई निकाल दी, ठीक है। कौन सा था ये, तीसरा क्वेश्चन। अब चौथे पे आ जाओ, ये नोट कर लेना। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है किसी नदी में स्टीमर चलाने का प्रति घंटे का जो खर्च है उसके वेग के घन के समानुपाती है। नदी में स्टीमर नाव जो होती है उसको चलाने का प्रति घंटे का जो खर्च है उसके वेग के घन के समानुपाती। लिख रहा हूं मैं जैसा जैसा, स्टीमर का प्रति घंटे जो खर्च है समानुपाती है किसके, उसके वेग के घन के, वेग के घन, ठीक, यानी कि BQ के समानुपाती है। यानी यूं कह सकते हैं प्रति घंटे जो खर्च है, प्रति घंटे खर्च समझो 1 घंटे का खर्च बराबर समानुपाती, ये हटाएंगे तो स्थिरांक आएगा ना, वेग के घन के समानुपाती। लिख तो रही वेग के घन के समानुपाती, हटाया तो किया जाता है ना। अच्छा, VQ इसके वेग के घन के, जहां V बता दो क्या चीज है, हमने तड़ाक से लिख दिया ना, इसलिए जहां V स्टीमर का वेग है, जहां V स्टीमर का वेग है जो कि कम ज़्यादा होता रहेगा, रेस देंगे जैसे जैसे। आगे सुनो, फिर कह रहा है
यदि जल धारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा हो, लिख लो पहले, जबकि जल धारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटे है, h लगा दियो है ना, जबकि जल धारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटे है। आगे सुनो क्या कह रहा है, तो सिद्ध करो, सिद्ध क्या करना है, यदि स्टीमर जलधारा के विपरीत दिशा में चलती है तो उसके अधिकतम मितव्ययी चाल यानी कि v कितनी, 2/3x, गलती है जहाँ तक है 3/2x आएगा, देखते हैं क्या आता है, उस हिसाब से बता दूंगा, किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सिद्ध करो स्टीमर की जलधारा के विपरीत दिशा में चलने पर, स्टीमर जो है जलधारा के विपरीत दिशा में है, स्टीमर जो है जलधारा के विपरीत दिशा में है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है तो सिद्ध करो, अब लिख रहा हूं मैं, क्या सिद्ध कर पा रहा है, सुनो, तो सिद्ध करो अधिकतम मितव्ययी चाल 2/3x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो सिद्ध करो अधिकतम मितव्ययी चाल 2/3 नहीं है वैसे, है ना, लिख दिए मैंने, देखते हैं क्या ये होगी। मितव्ययी चाल, चाल मतलब v बराबर 2/3x किलोमीटर प्रति घंटे होगी। कब, जब मितव्ययी हो, अधिकतम मितव्ययी हो, अधिकतम मितव्ययी मतलब समझे, कम से कम खर्चा, अधिकतम मितव्ययी, मितव्ययी मतलब खर्च कम, और अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कम होना चाहिए, यानी न्यूनतम खर्चा, एक तरीके से लिख देता हूं तुम्हें ध्यान रह जाएगी। अधिकतम मितव्ययी अर्थात न्यूनतम खर्चा। अच्छा, न्यूनतम अधिकतम कौन, खर्चा, तो अवकलन किसका होगा, खर्चे का, यहां से। तो खर्चा कैसे निकालें, ऊपर दे तो रखा है, दे तो रखा है, वो तो प्रति घंटे का खर्चा है, कितना, kVq, कुल खर्चा कितना होगा, जितनी देर चली होगी उस हिसाब से होगा। तो कुल खर्चा, ऊपर तो प्रति घंटे का खर्चा है, कुल खर्चा I बराबर कितना, कुल समय गुणा प्रति घंटे का खर्च। बात सही है कि नहीं है, कुल समय और गुणा प्रति घंटे का खर्च, कुल खर्चा बराबर I बराबर कुल समय और गुणा प्रति घंटे का खर्च हो जाएगा। अच्छा सुनो, कुल समय कैसे निकालोगे, हमें तो नहीं पता कितनी देर चली है। तो समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, नहीं होता क्या, समय होगा दूरी बटे चाल। यदि स्टीमर ने एस दूरी तय की हो तो उसकी जो चाल है ना, सुनो, उसकी जलधारा में चाल बताने वाला हूं कितनी होगी, v-x होगी। इंपॉर्टेंट बात, उसका वेग v है और जलधारा विपरीत दिशा में, तो परिणामी चाल हो जाएगी v-x, वही उसी हिसाब से तो दूरी चलेगी सच में तो, ठीक है।
तो परिणामी चाल b माइनस एक्स होगी और दूरी s है, तो कुल समय कितना हो जाएगा? फिर थोड़ी भाषा का सा है, कुल समय दूरी बटे चाल रख दो यहाँ में कुल खर्चा में, अतः कुल खर्चा I बराबर कितना? कुल समय गुणा प्रति घंटे खर्च, ये जो कि ऊपर है के बी क्यू। अच्छा, के और एस तो कांस्टेंट हैं, वी क्यू अपॉन बी माइनस एक्स, ये आई बराबर आ गया है भाई। के एस तो कांस्टेंट है, के एस है बी क्यू अपॉन बी माइनस एक्स। अब आगे सुनो, खर्चा न्यूनतम के लिए अवकलज करेंगे और बराबर जीरो करेंगे, किसका? खर्चे का। तो खर्चे का अवकलज पहले ही कर लो आप। ये देखो आई का, और वेरिएबल कौन है पता है इसमें तुम्हें? वी ए वी। एक्स तो जलधारा का वेग है, जल तो अपने हिसाब से चल रहा है, स्टीमर को रेस देने से कम ज़्यादा होगा, स्टीमर का वेग यानी कि वी। ये जो है आई बराबर लिख रहा है ना के एस वी क्यू अपॉन बी माइनस एक्स। तो वी क्यू अपॉन बी माइनस एक्स है ना, वी क्यू अपॉन वी माइनस एक्स। तो मेरा कहने का मतलब था वी इसमें वेरिएबल है, करो अवकलन आई का वी के सापेक्ष, जो वेरिएबल होता है ना उसी के सापेक्ष करते हैं अवकलन, ठीक है। तो डी आई ओवर डी वी, के एस तो कांस्टेंट है भागफल के नियम से, कैसे? नीचे तो b माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर b माइनस एक्स जो कि तो, और वी क्यू का 3b स्क्वायर माइनस वी क्यू जो कि तो, और b माइनस एक्स का 1 माइनस जीरो। एक्स का मैं जीरो कर रहा हूं, कांस्टेंट है ध्यान रखना, यानी ये आया के एस और वी स्क्वायर भी कॉमन। देखना जरा, वी स्क्वायर गया तो 3b माइनस 3x और माइनस बी आएगा ना, वी स्क्वायर कॉमन गया है अपॉन बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और थोड़ो करें तो डी आई ओवर डी वी बराबर के एस वी स्क्वायर, 3b में से b गया तो 2b माइनस 3x बटे b माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, ये तो डी आई ओवर डी बी की वैल्यू आ गई, ठीक है कि नहीं है। अब वो लाइन आएगी न्यूनतम मान अधिकतम मान के लिए। न्यूनतम खर्चे के लिए डी आई ओवर डी बी बराबर 0। न्यूनतम खर्चे के लिए डी आई ओवर डी बी बराबर 0। तो के एस बी स्क्वायर 2b माइनस 3x अपॉन b माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 0। ये सब कुल मिला 0 में चला जाएंगे। यहाँ से मैं बता दूँ तुम्हें b बराबर आएगा 3x बटे 2, ठीक है। अब इसको बस न्यूनतम सिद्ध कर दो। न्यूनतम खर्च के लिए अवकलन बराबर 0 करने से b की वैल्यू आता हो गई 3x बटे 2, तो वो 2 बटे 3x नहीं है, 3 बटे 2x है ना, किताब में मिस्टेक है सवाल में। अब 3x बटे 2 आ गया, कैसे करेंगे? ये न्यूनतम है, अरे वैसे ही कर दीजिए। देखो b लेस देन 3x/2 पर और b ग्रेटर देन 3x/2 पर, किसकी वैल्यू? अवकलज की।
पहले तो नेगेटिव दर्शा दीजिए और दूसरे पॉजिटिव। वैसे ही ना कर रहा हूँ मैं, ऐसे तो रख के देख लो भले ही। b का मान 3x/2 से कम रख के देखो, नेगेटिव ही आएगा। मैं तो कह रहा हूँ तुम मेहनत मत करिए, सीधा लिख दीजिए, कह देना अतः b बराबर 3x/2 पर न्यूनतम आय होगा। आय मतलब खर्चा, यानी अधिकतम मितव्यय होगा। ठीक है, मुझे लगा कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और अभी तो 6वां क्वेश्चन 7वां तो ठीक ठाक बड़ा है, आज नहीं होंगे। 1 घंटे क्लास तो हो चुकी है अभी, ये तो 3 दिन ही लेगा 8वां चैप्टर, आज कल और परसों, है ना। तो आज की तो यहीं एंड करते हैं। इन चारों क्वेश्चन की अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, कल कराएंगे कौन से क्वेश्चन से? 5वें से।